हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम NCERT कक्षा 7 का 11वां अध्याय लेकर आए हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके पहले 10 अध्याय हो चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 11वां अध्याय है जंतुओं और पादप में परिवहन। क्या है? जंतुओं और पादप में परिवहन। अब इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम बात करेंगे। जो भी मेन पॉइंट होंगे इस पर आप उसको नोट करते चलिए, या आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो भी आपको पॉइंट सही लगे उसको आप नोट कर लीजिए। आप सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। तो जो भी भोजन, जल, ऑक्सीजन लेता है मानव, इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना भी होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो इस प्रकार जो हम भोजन करते हैं, जल लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये शरीर की विभिन्न भागों में पहुंचता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन उसके साथ जो है कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए कोई काम नहीं आता है, मतलब वो बेकार होता है, तो उसे निकालना ज़रूरी होता है। तो ये अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो ये भी अवशिष्ट पदार्थ का परिवहन होता है, उस स्थान तक परिवहन करना होता है जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। इन सब की प्रक्रिया आप आगे जानेंगे, कैसे भोजन मनुष्य के अंदर जाता है और कहाँ पर पहुँचता है, फिर उसका उपयोग कैसे होता है, सब हम इस अध्याय में ये सब जानेंगे। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तो परिसंचरण तंत्र किससे बनता है? हृदय और रक्त वाहिनियाँ, ये संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? परिसंचरण तंत्र। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम आते हैं परिसंचरण तंत्र पे, जो मानव में पाया जाता है, मनुष्य में। और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पहला आता है हमारा रक्त, जिसको हम ब्लड बोलते हैं। तो शरीर का कोई भाग जब कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त क्या होता है? रक्त वह तरल पदार्थ है या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। तो रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है या द्रव होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। कहाँ प्रवाहित होता है? रक्त वाहिनियों में। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, यह पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। तो हम जो भोजन करते हैं, जब वो पूरी तरह से पच जाता है तो उसको शरीर के अन्य भागों तक ले जाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। तो ये आपको जानना है कि जो पचा हुआ भोजन होता है उसको छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक कौन ले जाता है? रक्त ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। तो शरीर की कोशिकाओं तक शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? फेफड़ों से जब हम सांस के द्वारा वायु को अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन युक्त वायु होती है,
ऑक्सीजन समृद्ध वायु होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो वहाँ से ऑक्सीजन पहले फेफड़े में पहुँचता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। रक्त के माध्यम से रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। फिर रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त वायु को पहुंचाता भी है कोशिकाओं में, फिर शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन करता है। तो दोनों काम होता है रक्त का, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसका भी परिवहन करता है, उसको ऐसे अंगों तक पहुंचाता है जहां पर अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकल जाए आसानी से, और जो ऑक्सीजन युक्त वायु होती है उसको विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक यहाँ पर लिखा है प्लाज्मा भी बोलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती। इसी प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। अभी आगे पढ़ेंगे आप। एक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एक होता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। तो इस प्लाज्मा में ये तीनों विद्यमान होते हैं। ये कोशिकाएं हैं, ये लाल रक्त कोशिकाएं बोले जाता है, और ये श्वेत रक्त कोशिकाएं इसको बोलते हैं, और ये है प्लेटलेट्स। पट्टी काणु ऐसे कुछ नाम इसको हिंदी में बोला जाता है प्लेटलेट्स को। तो रक्त क्या है? एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित। तो एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। अभी आप आगे जानेंगे। तो ये फिगर दिया गया है आपको। तो ये धमनियाँ और सिराएं दिखाए गए हैं, किस प्रकार जो है फैला होता है रक्त वाहिनियाँ। एक होता है सिरा, एक होता है धमनी। तो आपको जो रेड कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेड कलर की जो दिखाई दे रहा है, सिराएं दिखाई दे रही हैं, तो वो होता है धमनी। क्या है? रेड कलर का वो है धमनी, और जो ब्लू कलर का दिखाया गया है वो है सिरा। क्या है? सिरा है। सिरा को ब्लू कलर से दिखाया गया है और धमनी को रेड कलर से दिखाया गया। एक चीज़ जानिए आप, जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्या? शुद्ध रक्त बहता है धमनी में, और अशुद्ध रक्त बहता है किसमें? सिरा में। सिरा में अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? सिरा में। और शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। इसलिए जो शुद्ध रक्त होता है वो रेड कलर होता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है वो थोड़ा ब्लू कलर होता है। कुछ में अशुद्धियाँ होती हैं, वो लाल नहीं होता है। बस इतना आप जानिए, आगे और जानेंगे अच्छे तरीके से। इसमें दिया है चित्र में जो धमनियाँ हैं वो लाल रंग, और जो सिराएं हैं वो नीले रंग का दिखाई गई है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, क्या है? रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। फिर जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं में क्या होता है? एक लाल वर्णक पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से हमारे रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ये सभी जानते होंगे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के अंगों में और तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त के अंदर आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और उसके अंतर्गत क्या होता है? हीमोग्लोबिन आता है जो लाल रंग का होता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त कर लेता है।
फिर बनाता क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद ये इसको सभी अंगों में पहुंचाता है ऑक्सीजन को, और लास्ट में क्या करता है, ये सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, उसका परिवहन कर देता है सभी कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। तो जब भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे अंदर, तो शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना कठिन कार्य हो जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो ये सभी जानते हैं, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारे रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, अन्य प्रकार की भी कोशिकाएं होती हैं। अभी इसके पहले हमने आरबीसी देखा था, लाल रक्त कोशिकाएं, और दूसरा होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी। अभी हमने बताया था वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं इसको। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर रोगाणु आते हैं जो हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है, जो हमारे शरीर में किसी तरह प्रवेश कर जाते हैं। भूजो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर भूजो कुछ परेशान हो गया। तो जब भी आप देखते हैं कि आपको चोट लगती है, खून बहता है, तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जिस स्थान पर चोट लगी होती है वहाँ पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं, पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स। अभी हमने कहा था कि प्लेटलेट्स होता है, उसका हिंदी नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, तो पट्टिकाणु बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स बोलते हैं उसको। तो रक्त का थक्का इसी वजह से बनता है, प्लेटलेट्स की वजह से, इसी की उपस्थिति, ये भी एक प्रकार की कोशिका है। तो रक्त का थक्का बन जाना जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। है कि जो प्लेटलेट्स होता है रक्त में, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, और उसकी वजह से अगर कहीं आपको चोट लगता है तो रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। मतलब अगर आपको चोट लगेगा तो वो खून बहता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। अगर थक्का नहीं बनेगा तो खून रुकेगा भी नहीं, और जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो डेंगू में यही होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त वाहिनियाँ, हेडिंग क्या है, रक्त वाहिनियाँ। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। तो रक्त वाहिनियों का काम यही होता है, रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। अब कहाँ से कहाँ ले जाती हैं ये हम आगे जानेंगे। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों, फुफ्फुसों को भर देती है। तो जब भी हम अंतः श्वसन करते हैं तो क्या वायु हम अपना अंदर लेते हैं, और उस वायु में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इसीलिए कहा जाता है ऑक्सीजन समृद्ध वायु। अंतः श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन समृद्ध वायु हम अंदर लेते हैं। अंदर लेने से क्या होता है, ये फेफड़ों में पहुंच जाता है। रक्त क्या करता है, इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। तो फेफड़े में जो ऑक्सीजन युक्त वायु पहुंचती है, तो रक्त क्या करता है, इसी ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है और फिर कोशिकाओं तक पहुंचा देता है उसको।
रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। तो रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त वायु को पहुंचाकर कोशिकाओं में, फिर कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड सहित जो अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण कर लेता है और उसे उत्सर्जी अंगों में पहुंचा देता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है। कहने का मतलब ये जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको रक्त ग्रहण करता है और फिर वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ पर पंप होता है, जहाँ पर रक्त पंपिंग होता है रक्त का, वहाँ पर हृदय में लाया जाता है रक्त के द्वारा, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। हृदय से फिर कहाँ जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कोशिकाओं में, ये रक्त क्या करता है, पहले हृदय में लाता है, हृदय से फिर फेफड़ों में जाता है और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उच्छ्वसन। क्या कहते हैं, उच्छ्वसन। उच्छ्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़े से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार रक्त का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना, फिर वहाँ पर भोजन जब पच जाता है तो वहाँ पर भोजन का विखंडन होता है, विखंडन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वापस ले जाता है हृदय में, हृदय से फेफड़े में आता है, फिर फेफड़ा क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को बाहर निकाल देता है, जिसको उच्छ्वसन हम कहते हैं। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, एक होता है धमनी, एक होता है सिरा। तो धमनी और सिरा दो रक्त वाहिनियाँ होती हैं। अब धमनियाँ क्या होती हैं, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। तो जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होती हैं वो कैसी होती हैं, वो शुद्ध रक्त होती हैं। हृदय में क्या होता है, पंपिंग होता है रक्त का, और वहाँ से शुद्ध रक्त जो है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त जो होता है वो धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। चूँकि रक्त प्रवाह तेज़ी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की जो भित्तियाँ होती हैं, दीवार होती हैं धमनियों की, वो मोटी होती हैं और प्रत्यास्थ मतलब ठोस होती हैं। तो धमनियों की दीवार कैसी होती है, भित्तियाँ कैसी होती हैं, मोटी और प्रत्यास्थ होती है, क्योंकि रक्त का प्रवाह जो होता है वो तेज़ी से होता है और अधिक दाब से होता है। इसीलिए धमनियों का जो दीवार होता है वो मोटी होती है और प्रत्यास्थ होती है। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर नाड़ी, स्पंद या नब्ज के बारे में बताया गया है। जैसे अगर आप दाहिने हाथ की जो मध्य और तर्जनी अंगुली है उसको आप अपने बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए तो आपको क्या महसूस होता है, आपको स्पंदन, गति, धक धक महसूस होती है कि नहीं होती है। आप करके देख लीजिएगा, ऐसा होता है कि धक धक की आवाज़ आती है। आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी आपको वो महसूस होगा। यह स्पंदन नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाती है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। तो ये जो नाड़ी स्पंद होता है, स्पंदन जो होता है क्यों होता है, किसके कारण होता है, जो धमनियाँ होती हैं उनमें प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण ये होता है नाड़ी स्पंद। 1 मिनट में कितनी बार स्पंद होता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंद होता है। आगे आप जानेंगे। आपने कितने नाड़ी स्पंद प्रति मिनट, स्पंदों की संख्या क्या कहलाती है, स्पंदन दर कहलाती है। तो 1 मिनट में जितने स्पंद होंगे वही स्पंदन दर होगा हमारा।
विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः कितना होता है, ये आपको याद रखना है। 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछ लेगा कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर क्या होता है, तो होता है क्या, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है। तो यही अगर पूछ ले कि वही होता है धड़कन जो हमारा बीट करता है, हार्ट बीट जो होता है वो 1 मिनट में कितने बार बीट करता है, 72 बार, लगभग 72 से 80। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। तो आप जो हमारा बायां जो छाती होता है उस पर हाथ रखकर आप स्पंदन को महसूस कर सकते हैं उसको। अब आते हैं हम शिराओं पर। अभी तक धमनियों की बात हो रही थी, जो रक्तवाहिनियाँ थी धमनी, वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। तो शिराएँ क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होती हैं उसको शरीर के सभी भागों से इकट्ठा करके कहाँ पर वापस लाती हैं, हृदय में। और शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। शिराओं की भित्तियाँ कैसी होती हैं, अपेक्षाकृत पतली होती हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा था जो धमनियाँ होती हैं उसकी दीवार या भित्तियाँ कैसी होती हैं, मोटी होती हैं और प्रत्यास्थ होती हैं, मतलब थोड़ी कठोर होती हैं, क्योंकि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है और उस पर दाब पड़ता है, इसी वजह से मोटी होती हैं। और शिराओं में क्या होता है, एक वाल्व भी लगा होता है जो क्या करता है, रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देता है। तो वाल्व लगा होता है वो केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देता है। यहाँ पर परिसंचरण की व्यवस्था को दिखाया गया है। जो धमनियाँ होती हैं वो अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं। अगर आप संरचना देखेंगे धमनियों का तो वो छोटी छोटी वाहिनियों में भी विभाजित होता है। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित होती हैं। जब ये धमनियाँ ऊतकों में पहुंचती हैं तो वो अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है या छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाती है। पहले विभाजित नहीं होती हैं धमनियों से रक्त बहता हुआ जब ऊतक तक पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, केशिकाएँ। क्या कहते हैं, केशिकाएँ कहते हैं। और ये केशिकाएँ पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में लाती हैं। और ये शिराएँ क्या करती हैं, रक्त को, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को इकट्ठा करके वो फिर वापस हृदय में ले जाती हैं शिराएँ। और किस प्रकार का रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि यही धमनी जो है फिर शिराओं में चेंज हो जाता है। कैसे कि ये धमनी जब ऊतक में पहुंचती है वहाँ पर रक्त लेकर फिर वह धीरे धीरे पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिनको केशिकाएँ कहते हैं। और यही केशिकाएँ पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं और जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर दिखाया गया कि चित्र 11.3 देखकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती हैं। यहाँ पर धमनी की बात की गई है, तो ये बात सही है कि जो धमनी है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। लेकिन एक और धमनी होती है जिसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। क्या होता है, फुफ्फुस धमनी। तो वो क्या करता है, वो
अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक लाता है। तो यहाँ पर जो फिगर आप देखेंगे 11.3 में फिगर दिखाया गया है, ये है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि जो धमनी है वो ब्लड को ऊपर ले जा रही है, हृदय तक पहुँचा रही है। फिर आप देख रहे हैं ये धमनी जो है वो केशिकाओं में चेंज हो जा रही है और इन्हीं केशिकाओं से फिर सिराओं से वापस हृदय में रक्त चला जाता है। तो यहाँ पर परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था को दिखाया गया है। तो जो फुफ्फुस धमनी होती है वो धमनी के विपरीत कार्य करती है और जो फुफ्फुस सिरा होता है वो सिरा के विपरीत कार्य करता है। तो यही अंतर है फुफ्फुस धमनी और धमनी में। पहले ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, तो अभी हमने क्या बताया कि फुफ्फुस धमनी क्या करती है, हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। हमने क्या कहा कि जो धमनी होती है उसका विपरीत कार्य करती है फुफ्फुस धमनी। धमनी क्या करती थी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है विभिन्न अंगों के कोशिकाओं में ले जाती थी फेफड़े से, लेकिन यहाँ पर फुफ्फुस धमनी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़े में ले जाती है। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लाती है। तो ये आप धमनी सिरा के बारे में जानिए। अभी तक हमने जो बताया, अगर धमनी के बारे में आप जानते हैं तो फुफ्फुस धमनी इसका विपरीत कार्य करेगी और जो सिरा होता है सिरे के विपरीत फुफ्फुस सिरा कार्य करेगी। रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है। तो जो आप रक्तदान करते हैं तो वो ब्लड बैंकों में देखभाल से रखा जाता है। तो वैसे रक्तदान आपको समय समय पर कर देना चाहिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है रक्तदान करने से। आपका शरीर है हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय क्या करता है, रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। तो रक्त जो पदार्थ लेके चलता है उसके परिवहन के लिए पंप की ज़रूरत पड़ती है, और वो पंप कौन करता है, हृदय करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय क्या करता है, निरंतर जीवन पर्यंत, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हृदय पंप करता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसके पहले चैप्टर में हमने बताया था कि वक्ष गुहा के अंतर्गत जो हृदय होता है, हृदय किसका आवरण, हृदय के चारों ओर किसका आवरण होता है, पसलियों का होता है। वो पूरी संरचना वक्ष गुहा कहलाती है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। हृदय का निचला सिरा कैसा होता है,
बाईं ओर झुका होता है थोड़ी। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का जो साइज है लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। तो जैसे मुट्ठी होता है उसी प्रकार जो है हृदय होता है। हृदय का जो साइज है उसी प्रकार होता है, दिखता है उसी प्रकार। यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाएं तो क्या होगा? आप पता करिए क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको ना, कैसी संरचना होता है उसमें? हृदय 4 कक्षों में बटा होता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो दूसरे अंग से प्रवाहित हो और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है वो दूसरे जगह से। तो इसीलिए हृदय में 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं। जो ऊपरी 2 कक्ष होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष होते हैं वो निलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निलय। निचले से निलय हो जाएगा। निलय कहाँ होगा? निचला जो 2 कक्ष होगा वो निलय होगा और ऊपरी 2 कक्ष जो होगा वो आलिंद होगा। चित्र में आप देख सकते हैं, अभी हम चित्र दिखा रहे हैं आपको। और कक्षों के बीच एक विभाजन दीवार होता है। कक्षों के बीच क्या होता है? एक विभाजन दीवार होता है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। यही जो कक्षों के बीच विभाजन दीवार होती है ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को मिलने नहीं देती है। अब परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र को देखते हैं। ये है हृदय का काट है। ऐसे मुट्ठी कितना होता है हृदय हमारा। तो आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर का दिखाया गया है ये ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग है और ये नीचे का। तो ऊपर का एक है दायां आलिंद और एक होता है बायां आलिंद और नीचे का एक होता है दायां निलय और बायां निलय। निचला से निलय बना है, उसी से आप समझ जाइए कि जो नीचे के दोनों कक्ष होते हैं वो निलय होते हैं। दायां वाला दायां निलय, बायां वाला बायां निलय। इसी तरह ऊपर के जो 2 कक्ष होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं। एक दायां अलिंद और एक होता है बायां अलिंद। तो आप देख रहे हैं ये और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। और कक्षों के बीच आप विभाजन देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कक्षों के बीच विभाजन है कि नहीं? तो इसी वजह से इसमें जो रक्त बहते हैं वो मिलते नहीं एक दूसरे से। तो आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिखाया गया ये मनी है, एक फुफ्फुस है, फुफ्फुस यहाँ पर महाशिरा दिखाया गया है। तो इस प्रकार जो है संरचना होती है हृदय की। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, जब भी ज़रूरत हो आप उसको समझ जाइए क्या कहाँ कैसे होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, हृदय स्पंद। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? पेशियों से बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। ये पेशियाँ क्या करती हैं? लयबद्ध रूप से, संकुचन मतलब सिकुड़ती हैं और विश्रांति मतलब फैल जाती हैं। सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। हृदय का यही काम होता है, पंप करना। पंप के साथ क्या क्या होता है? संकुचन होता है, फिर विश्रांति होती है।
जब दाब के द्वारा पंप किया जाता है हृदय के द्वारा तो रक्त प्रवाहित होता है, उस समय संकुचन होता है, और फिर जब रक्त हृदय में आता है तब वो फैल जाता है, विश्रांति होता है। ये लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। तो संकुचन और विश्रांति दोनों मिलकर एक हृदय स्पंद को बताते हैं, दर्शाते हैं। एक हार्ट बीट होता है, एक हार्ट बीट में एक संकुचन होता है और एक विश्रांति होती है। जैसे एक श्वास में एक अंतः श्वसन होता है और एक उच्छ्वसन होता है। तो एक श्वास का अर्थ यही होता है कि हम जो सांस एक बार वायु को अंदर लेते हैं ऑक्सीजन युक्त, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकाल देते हैं, तो ये दोनों शामिल होता है एक श्वास में। इसी तरह हृदय स्पंद या हार्ट बीट में दोनों चीज़ शामिल होता है, एक संकुचन होता है और एक विश्रांति होता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन की हर क्षण होता रहता है, जीवन पर्यंत जो है हृदय का स्पंदन होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ से हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों धड़कन को महसूस कर सकते हैं। तो हमने अभी कहा था कि हृदय के बाईं तरफ, वक्ष के बाईं तरफ अपने हाथ को रखेंगे तो आपको हृदय स्पंद जो है महसूस होगा। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, हृदय स्पंद दर किससे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप। इसको आप नोट कर लीजिए। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम लगा होता है। एक तरफ आप देखेंगे ऐसे एक संरचना होती है, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से निकला हुआ होता है नली निकला हुआ होता है, और इसके एक सिरे पर ऐसे एक होता है और दूसरे पर ऐसे होता है, जो हम कान में लगाते हैं। ऐसे होता है संरचना स्टेथोस्कोप का, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है और दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस होते हैं, श्रोतिका, जिससे हार्ट बीट को सुना जाता है। दोनों कानों में लगाकर हार्ट बीट को सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्रोतिका। ईयर पीस होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप को चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रुतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। तो स्टेथोस्कोप सभी देखे होंगे, ऐसे होती है संरचना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह है चेस्ट पीस जो गोल जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, और इसके साथ ऐसे डायाफ्राम लगा होता है। फिर ये यहाँ से नली गई होती है, और फिर ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे। तो यही होता है श्रोतिका, जिसको कान में लगाकर सुनते हैं। एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, इसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये ट्यूब होती है, नली होती है, और जिससे हृदय पर जो चीज़ लगाया जाता है उसको चेस्ट पीस कहते हैं। चेस्ट पर यही लगाया जाता है। आप घर पर भी बना सकते हैं। आप एक कीप ले लीजिए, कीप लेने के बाद इस पर एक रबड़ लगा दीजिए, फिर यहाँ से एक नली लगा लीजिए, उसके एक सिरे को अपने कान में लगाकर और इसको चेस्ट पर रखकर सुन सकते हैं, आपको धड़कन सुनाई देगी। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। तो कक्षों में जो लयबद्ध गति होती है, संकुचन और विश्रांति जो होती रहती है, उसी वजह से रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है।
अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। कौन किया था? विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार्वे। 1578 से 1657 ईस्वी में किया था। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। क्या मान्यता की थी? कि रक्त शरीर के वाहिनियों में केवल दोलन करता रहता है, परिवहन नहीं होता है, दोलन करता रहता है, ऐसा पहले मान्यता थी। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया, मतलब हंसी उड़ाया गया हार्वे का, और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। तो उन्हें नाम दे दिया गया था परिसंचारी या सर्कुलेटर। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई। बाद में उनके मान्यता मिल गई थी। क्या स्पंज और हाइड्रा भी रक्त में भी रक्त होता है? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। जो स्पंज होते हैं, जो हाइड्रा होते हैं, जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है स्पंज और हाइड्रा में। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। तो स्पंज और हाइड्रा में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो वो जल के द्वारा ही भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति उनमें होती रहती है। जब जल बाहर निकालते हैं तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। तो जब ये जल बाहर निकालते हैं तो जल के साथ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ दोनों निकल जाते हैं। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जल के साथ ही इनके अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं, इनमें रक्त की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए इनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद हो कि शरीर में जो पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब भी हम उच्छ्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु होती है जो फेफड़े द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप से बाहर से शरीर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि अपाचित भोजन, जो भोजन पचा नहीं हुआ होता है, बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सभी कहाँ से निकाले जाते हैं? ये सभी एक प्रकार के उत्सर्जित तंत्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब निकाले जाते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं? आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से? तो ये सब हम जानेंगे धीरे धीरे कि कहाँ से कैसे बनता है, कैसे निकलता है। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। तो जब भी कोशिकाएं जो है अपना कार्य करती हैं, कार्य करने का मतलब जो भोजन उसमें होता है, जो पाचन होता है, भोजन का विखंडन होता है, जब भी ऑक्सीजन युक्त वायु उसमें पहुंचती है कोशिका में, तभी होता है भोजन का पाचन। वो जब करते हैं अपना कार्य भोजन को पाचन करने में, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ निर्मुक्त होते हैं। तो अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं। जो पदार्थ निर्मुक्त होता है
अपशिष्ट के रूप में वो विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। ये विषाक्त होने की वजह से इन्हें शरीर में नहीं रखा जा सकता, इन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो सजीवों में जो है कोशिकाओं में जो निर्मित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का प्रक्रम जो होता है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो उत्सर्जन में जो भी अंग भाग लेते हैं उसको पूरे संरचना को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र पर आते हैं। किस प्रकार मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। या किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि रक्त के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं। रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसको क्या होगा? छाना जा रहा है अभी। अब तो यह व्यवस्था छानने की क्या कौन करता है? वृक्क, जिसको गुर्दा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो यह व्यवस्था विक्र गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो जो रक्त वृक्क में पहुंचता है तो उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं। तो उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो रक्त में जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है और मूत्रवाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। तो मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, और मूत्र मार्ग का कहते हैं दूसरा सिरा जो खुला होता है उसको कहते हैं मूत्र रंध्र, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है जल में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्र के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। तो ये जो वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से क्या होते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिगर का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है वृक्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है वृक्क, दोनों तरफ है बना हुआ है। यहाँ पर रक्त आता है, जो उपयोगी होता है वो रक्त द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जल के रूप में जल में मिलकर मूत्रवाहिनियों में चले जाते हैं। फिर यहाँ से मूत्रवाहिनियों से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा हो जाते हैं, और ये मूत्र मार्ग से होते हुए मूत्र रंध्र द्वारा निकल जाते हैं बाहर। तो ये संरचना है मानव उत्सर्जित तंत्र का, जो इसी प्रकार बनते हैं। ये उत्सर्जित तंत्र का फिगर है, आप उसको देख सकते हैं अच्छी तरह। नोट कर लीजिए, कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है।
तो कोई भी व्यक्ति हो वो एक दिन में या 24 घंटे में 1 से 2 लीटर कह सकते हैं, या 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। मूत्र में जो है 95% जल होता है और 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। या हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना, इसको स्वेद बोलते हैं, तो गर्मियों में हमें पसीना आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं, तो जो हमें पसीना आता है, स्वेद आता है, उसमें जल और लवण दोनों की मात्रा होती है। पूज्य ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीनों के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये आप देखे होंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना होता है तो कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। विशेषकर उन स्थानों में जहाँ अधिक पसीना आता है वहाँ पर सफ़ेद धब्बे ज़्यादा बनते हैं। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण होता है। तो पसीने में जो लवण होता है उसी वजह से जो है ये सफ़ेद धब्बा बनता है, वही लवण होता है। जब पसीना कपड़ा सूखता है और फिर सूख जाता है कपड़ा, तो जल जो है वो वाष्पित हो जाता है और लवण बच जाता है और वही सफ़ेद सफ़ेद हमारे शर्ट पर दिखाई देता है धब्बे के रूप में। क्या स्वेद या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा होता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिस कर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। तो यही प्रक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। तो आप देखोगे जब हमें पसीना आता है शरीर के ऊपर, तो फिर वो हमारे शरीर को ठंडा रखता है। इसलिए पसीना आना सही माना जाता है, यह आपके शरीर को ठंडा रखता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। तो आदमी का वृक्क जो होता है, उत्सर्जी तंत्र होता है, वो कभी कभी काम करना बंद कर देता है। ऐसी किस वजह से होता है? किसी संक्रमण की वजह से, मतलब या किसी चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तो रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वृक्क जो है उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी वजह से रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तो जिसका वृक्क काम करना जो है बंद कर देता है, वो बहुत अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहता है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उससे अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। तो यह प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम रूप से जो है रक्त के छनन की विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। तो डायलिसिस के द्वारा जो है रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको कृत्रिम रूप से छाना जाता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं। और इसके द्वारा व्यक्ति का जो जीवन काल है वो थोड़ा दिन तक जीवित नहीं रह सकता, ज़्यादा दिन तक, अगर डायलिसिस की प्रक्रिया ना अपनाया जाए। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती हैं।
यहाँ पर करने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है कि मछली जैसे जो जलीय जंतु होते हैं वो कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं। तो उस अपशिष्ट उत्पादों के रूप में क्या उत्सर्जित करती हैं जलीय जंतु? अमोनिया, और जो सीधे क्या होता है जल में घुल जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलीय जीव उत्सर्जन के रूप में, अपशिष्ट के रूप में किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं? तो वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं जो सीधे जल में घुल जाता है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः श्वेत सफ़ेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। तो जो कीट होते हैं, पक्षी होते हैं, छिपकली होते हैं, सर्प होते हैं, ये सब अपने शरीर से अपने जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः क्या होता है सफ़ेद रंग का यौगिक होता है जिसको क्या बोलते हैं यूरिक अम्ल होता है। तो ये यूरिक अम्ल होता है, इनके उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है जो जिसका उत्सर्जन करते हैं यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। तो मानव द्वारा जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें यूरिया भी पाया जाता है, यूरिन में यूरिया पाया जाता है। अब आते हैं पादपों। तो पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है हम जानेंगे। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। तो जो जड़ होते हैं पेड़ पौधों के, उनका काम क्या होता है मृदा से जल और खनिज पोषकों को अवशोषित कर जो है पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, चाहे वो पत्तियां हों, चाहे तने हों, चाहे तनों से जुड़े हुई जो शाखाएं होती हैं उन सबको पहुंचाने का काम करता है। तो मृदा से जल और खनिज पोषक तक अवशोषित किया जाता है। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। तो जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करती हैं और भोजन बनाती हैं। कि सभी जीवों को भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है और जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होता है। तो जीव के प्रत्येक कोशिका में क्या होता है ग्लूकोज जो भोजन के रूप में होता है उसका विखंडन होता है और उससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उसी ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। तो हमारे अंदर जो भी क्रियाएं होती रहती हैं, मूल क्रियाविधि होती रहती हैं, में हमें क्या होता है ऊर्जा की आवश्यकता होती है ग्लूकोज के विखंडन से। इसी का उपयोग करके वो क्रियाविधि जो होती है वो संपादित होती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। आपने कभी विचार किया कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो ये सब हम आगे जानेंगे, इम्पॉर्टेंट है। बूझो का क्या विचार था कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। तो ये बूझो का विचार था कि शायद पादपों में पाइप लगे होते हैं जिससे जल और खनिज लवण जो है पहुंचाया जाता है पत्तियों तक। तो इसका सोचना सही था। तो पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं। तो ये जो वाहिकाएं होती हैं जो जल खनिजों को विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं।
तो ये वाहिकाएं किससे बनी होती है? विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? संवहन ऊतक। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। तो जो ऊतक होता है किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है, जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसी को क्या कहते हैं? जाइलम। तो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे हम क्या कहते हैं? जाइलम। उसी को हम दारू कहते हैं। वो दारू नहीं जो शराबी लोग पीते हैं, यहाँ पर जाइलम की बात की गई है, तो उसको दारू भी कहते हैं। ये भी नाम याद रखिए, वैसे ये नाम तो भूलेगा नहीं। जाइलम को दारू भी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार के संवहनी ऊतक होते हैं जो जल और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो जाइलम के द्वारा जल और पोषक तत्वों का परिवहन पत्तियों तक किया जाता है। जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। तो जाइलम क्या होता है? नालियों नहीं, मतलब नलियों का जाल होता है और ये तनों से शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जुड़ी होती हैं और इसी के माध्यम से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचती हैं। तने से होते हुए शाखाओं और शाखाओं से होते हुए पत्तियों तक पहुंच जाता है और इस प्रकार बनातंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। तो इन्हीं तंत्रों से जो है जल का परिवहन पादप में होता रहता है जाइलम के द्वारा। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं, मतलब पत्तियां भोजन बनाती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। अब पत्तियां भोजन बनाई हैं तो ये भोजन तो पहुंचाने का भी काम होना चाहिए। पौधे के जो शेष भाग होते हैं उसमें भी भोजन पहुंचना चाहिए। तो ये भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसको क्या कहते हैं? फ्लोएम। पोषवाह फ्लोएम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कई एग्जामों में, कि पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है और ये भोजन किसके द्वारा जो है पादप के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये एक संवहन ऊतक होता है जिसको कहते हैं फ्लोएम या पोषवाह होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। जाइलम से जल और खनिज लवण हो जाएगा, फ्लोएम से भोजन। फ्लोएम से भोजन का होता है, पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। जाइलम से जल और खनिज, तो जाइलम से जल प्लस खनिज, ये दोनों आपको याद रहेगा। तो ये जाइलम किस प्रकार होता है यहाँ पर दिखाया गया है। ये मूल रोम है, जड़ है, जड़ से जल को अवशोषित किया जाता है, जल और खनिज लवण को, और यहाँ से होते हुए वो पहुँचती है यहाँ पर, और ये है जाइलम। छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं इसमें लगी हुई होती हैं, इसी के द्वारा वो तनों, फिर शाखाओं से फिर पत्तियों में पहुँचती रहती है। इसी को दारू बोलते हैं जाइलम को। यहाँ पर सीधे वृक्ष, यहाँ से जल और खनिज लवण अवशोषित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ जल और यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, ये फ्लोएम के द्वारा पहुँचाया जा रहा है। और जो रेड कलर का दिखाया गया वो फ्लोएम होता है जो भोजन को विभिन्न भागों में पहुँचाया जा रहा है।
तो एक क्रियाकलाप दिखाया गया है इसमें क्या किया गया है, एक ग्लास लिया गया है, आधा जल लिया गया है या 1/3 लीजिए, उसमें लाल रंग का स्याही मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? लाल स्याही जो मिलाया गया है इसमें, क्या मिलाया गया है? लाल स्याही मिलाया गया इसमें गमले में, इसमें प्लस जल होता है। क्या होता है? जल। लाल स्याही और जल इसमें डाला गया। फिर इसमें एक पेड़ की टहनी इसमें लगाया गया है, टहनी के साथ दिखाया ना, साकीय पौधे की टहनी इसमें डाला गया है, जिसमें पत्ते भी हो और इस शाखाएं हो, तने भी हो। तब इससे क्या होता है, आप कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए इस जल में, तो आप क्या देखेंगे, फिर उसको जो है टहनी को काट लीजिए। यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख रहे हैं, ये जो काट दिखाया गया है ये टहनी का है। काट है ये। तो आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे लाल छिद्र दिखाई देंगे, जिससे होकर जल प्रवाहित हुआ है। तो ये लाल रंग इसलिए इसमें डाला गया था, लाल स्याही, जिससे पता चले कि हाँ इसमें जल का परिवहन हो रहा है। बस ये समझाने के लिए इसमें दिखाया गया है। तो तने का अनुप्रस्थ काट को लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित करते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि तने से जल प्रवाहित हो रहा है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पादप में मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। तो पादप द्वारा जो अवशोषित जल होता है वो पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है। तो पत्तियों की सतह पर क्या होता है? रंध्र होता है। पत्तियों के सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है। पत्तियों से क्या होता है? जल के वाष्पन से चूसण मतलब खिंचाव होता है। उनके जो रंध्रों से एक प्रकार का खिंचाव हो जाता है। जैसे आप जूस पीते हैं, स्ट्रॉ लगाकर, जब उसके एक सिरे से आप मुंह से खींचते हैं तो क्या होता है? जल ऊपर चढ़ जाता है, तो खिंचाव होता है। तो यही होता है चूसण, अभिकर्षण, खिंचाव जिसको बोलते हैं। या वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूसण करते हैं या जूस का, तो विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार होता है। तो जो बहुत विशाल वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, अधिक ऊंचाई पर होते हैं, तो अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता है, खिंचाव द्वारा। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या करता है? पादप को ठंडा रखने में सहायता करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमें पसीना आता है तो पसीने से हमें ठंडक महसूस होता है। तो ये था चैप्टर 11वां, ख़त्म होता है। हम सारांश देखते हैं पाठ का। अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है, या शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। तो ये रक्त का काम होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। तो परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। मानव शरीर में हृदय पंप की तरह कार्य करता है। हृदय क्या करता है? रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी,
संयुक्त रक्त कोशिकाएं WBC और पट्टिकाणु जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो रक्त में ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं, RBC, WBC, पट्टिकाणु जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं और प्लाज्मा होता है। रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। तो हृदय की स्पंदन दर की बात करें तो ये 1 मिनट में 70 से 80 बार 72 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। तो धमनियाँ क्या करती हैं? तो धमनियाँ क्या करती हैं? धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। इससे शुद्ध रक्त बहता है। और शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है और धमनियों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क जिसको गुर्दा बोलते हैं, 2 गुर्दा या 2 वृक्क, 2 मूत्र वाहिनियाँ, 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग होता है। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र में होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद पसीने के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो पसीने में यूरिया, लवण और जल पाया जाता है। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो मछली जैसे जो जलीय जीव होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया, जो जल में घुल जाती हैं सीधे। पक्षी, कीट, छिपकली अर्धघन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ये सफ़ेद रंग का होता है। जो छिपकली, कीट या पक्षी जो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं वो सफ़ेद कलर होता है उसका, वो यूरिक अम्ल होता है, उसका उत्सर्जन करते हैं। मूलों द्वारा पोषक तत्व मृदा से, तो पादप के जो जड़ होते हैं उसके द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित किए जाते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। तो जो जल के साथ पोषक तत्व होते हैं वो पौधों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? जाइलम नामक संवहन ऊतक से। पादप के विभिन्न भागों में भोजन के परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो भोजन का परिवहन पादप में किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। तो वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या होता है? रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मतलब जड़ों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल खिंचकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो इसी चूसण बल के द्वारा मृदा से जो जल अवशोषित किए जाते हैं वो खिंचकर तने और पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो ये थे पाठ के सारांश जो हम इस पाठ में पढ़े थे।
क्या आप जानते हैं? देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्य क्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है अथवा यदि उनके शरीर से पर्याप्त रक्त नहीं बनता है तो इसकी परिपूर्ति करने का एक ही सीधा तरीका है रक्तदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए रक्त का दान। रक्त की सामान्यता आपूर्ति कम होती है क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। तो ये सही बात है, बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो रक्त का दान करते हैं। यद्यपि रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ति कम नहीं होती है और ना ही इससे उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि रक्तदान करने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। रक्तदान करने से कोई शक्ति में कमी नहीं होती है और उसके स्वास्थ्य पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो समय समय पर रक्तदान कर देना चाहिए, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो का जो है अगला नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।